नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। भारत और कनाडा के रिश्तों में एक नया मोड़ आया है। लगभग 2 साल की तनातनी के बाद कनाडा ने एक बड़ा खुलासा किया है। कनाडा की खुफिया एजेंसी कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस (CSIS) ने अपनी एक रिपोर्ट में पहली बार आधिकारिक रूप से कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों की मौजूदगी और उनके भारत में हिंसा से जुड़ाव को स्वीकार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी भारत में हिंसा का समर्थन करने, हिंसा के लिए फंड इकट्ठा करने और हिंसक गतिविधियों की साजिश रचने में शामिल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के PM मार्क कार्नी की G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई और आपस में द्विपक्षीय रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए बहुत ही सकारात्मक माहौल में बात भी हुई। भारत लंबे समय से कनाडा पर खालिस्तानी अलगाववादियों को लेकर नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाता रहा है। अब कनाडा सरकार की इस आधिकारिक रिपोर्ट ने भारत की शिकायत को सही ठहराया है। CSIS ने यह भी मान लिया है कि पाकिस्तान कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ जारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। PM मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान खालिस्तानी समूहों ने उनको लेकर धमकियां देने तक की हिमाकत की थी। बिना कनाडा में उनसे सहानुभूति रखने वालों के शह और पाकिस्तान की बैंकिंग के वह इतनी हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता। अब प्रश्न यही है कि जब कनाडा ने मान लिया है कि पाकिस्तान खालिस्तानियों की जुगलबंदी से उसकी धरती से भारत के खिलाफ हिंसक साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, तो उससे भारत क्या उम्मीदें कर सकता है? क्योंकि भारत यही चाहता है कि कनाडा आतंकवादियों को भारत के हवाले करे, खालिस्तानी नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करे और अलगाववाद को आतंकवाद माने। यह भारत के लिहाज से अहम बात है। रिपोर्ट में लिखा है कि 1980 के मध्य में राजनीति से प्रेरित हिंसक चरमपंथ की शुरुआत कनाडा में मौजूद खालिस्तानी चरमपंथियों से हुई, जो हिंसा के जरिए भारत के पंजाब में एक अलग देश खालिस्तान बनाना चाहता है। अब कनाडा में थोड़ी संख्या में मौजूद खालिस्तानी चरमपंथी हिंसा के जरिए अपनी कोशिशों में जुटे हैं। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS की रिपोर्ट में कहा गया है कि खालिस्तानी चरमपंथी अलगाववादी कनाडा से भारत के खिलाफ गतिविधियां चला रहे हैं। रिपोर्ट में 1985 के एयर इंडिया बम धमाके का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट से भारत के उस दावे को बल मिला है जिसमें वह कहता रहा है कि कनाडा आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। CSIS ने खुलासा किया कि पाकिस्तान कनाडा में भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। यह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है। इससे यह साफ होता है कि भारत के विरोधी देश दूसरे देशों की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने मोदी के साथ मुलाकात को आधारभूत बताया था। इसका मतलब है कि दोनों देश पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि भारत पिछली बातों को भूलने वाला नहीं है। भारत ने कनाडा से साफ कहा है कि वह आतंकवादियों को सौंपे और खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म करे। भारत ने 26 आतंकवादियों को सौंपने के लिए कहा है, जिनमें से सिर्फ 5 पर ही कार्रवाई हुई है। उम्मीद है कि इस मामले में कनाडा अब कार्रवाई करके दिखाएगा। इनमें अर्श डल्ला का मामला भी शामिल है, जिस पर भारत में 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। डल्ला को कनाडा की अदालत ने जमानत भी दे दी थी। भारत ने कनाडा से यह भी कहा है कि वह भगौरों को गिरफ्तार करे और रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई करे, लेकिन कई मामलों में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे भारत नाराज है। साल 2023 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई थी। कनाडा की जांच एजेंसियों ने निज्जर की हत्या में
भारत सरकार की संलिप्तता का दावा किया था। हालांकि भारत ने हमेशा इससे इनकार किया। भारत ने कनाडा पर भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। अब कनाडा में मार्क कार्नी की सरकार सत्ता में आने के बाद फिर से भारत और कनाडा के रिश्तों में मिठास आनी शुरू हो गई है। दोनों नेता राजनयिक संबंध फिर से स्थापित करने और व्यापार संबंधी बातचीत फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। हालांकि कार्नी के लिए यह मुश्किल है कि वह कनाडा में खालिस्तान समर्थक सिखों को नाराज किए बगैर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन WSO जैसे संगठन कनाडा में काफ़ी प्रभावशाली हैं। इसलिए कनाडा के लिए आतंकवादियों पर कार्रवाई करना उतना आसान भी नहीं है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार में तो इसलिए ऐसे भारत विरोधी संगठन पूरी तरह से हावी हो चुके थे। हालांकि राजनीतिक रूप से कार्नी उनको लेकर इतने मोहताज भी नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारतीय मूल के कनाडाई अलगाववादी वहां बहुत बड़े वोट बैंक बन चुके हैं। फिर भी उम्मीद की किरण बची हुई है। दोनों देश आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर बात कर रहे हैं। भारत का संदेश साफ है, अब और दोहरा रवैया नहीं चलेगा। कनाडा उदारवाद और बोलने की आज़ादी की बात करता है, लेकिन भारत के खिलाफ हिंसा करने वालों पर आंखें भी मूंदे नहीं रह सकता। कार्नी ने मोदी के साथ मुलाकात खत्म होते ही कहा, अभी बहुत काम करना बाकी है। भारत के लिए यह एक बड़ी जीत है कि दोनों नेताओं की सीधी मुलाकात के बाद ही कनाडा की खुफिया एजेंसी भी अब भारत के दावों को स्वीकारने लगी है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि यह खालिस्तान समस्या का अंत तो नहीं है, लेकिन कनाडा की धरती पर इसकी शुरुआत हो सकती है। ये है पीएम मोदी का जलवा। और राहुल गांधी और विपक्ष लगातार मोदी पर हमला करते रहते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति बार बार असफल हो रही है। हाल ही में भारत पाकिस्तान मुद्दे पर अमेरिकी मध्यस्थता की अनुमति देना दशकों पुरानी भारतीय नीति को पलट दिया गया और अमेरिकी अधिकारियों को यह छूट दे दी कि वे खुलेआम किसी न्यूट्रल साइट पर बातचीत जारी रखने की अपील करें। जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा, अब विश्व गुरु पहली बार 6 साल में G7 सम्मेलन में नहीं जाएंगे। इसके पीछे जो भी कारण बताया जाए, लेकिन यह एक और बड़ा कूटनीतिक फेल है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।